जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है ससुर ने सिखाया अपनी नालायक बहू को सबक। अजय आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, यही सोचकर कि घर जाकर थोड़ा सा आराम करूंगा, पर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी शिकायतों की पोटली खोलकर बैठी होगी। सुनिए जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ, एक पल आराम नहीं मिलता मुझे। सुबह आपके रहते ही मैं मम्मी पापा जी को चाय नाश्ता दे देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं कि इधर फिर से उन लोगों की फरमाइश शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर अपना समझते रहना, अनुपमा अपने पति अजय से कहती है। अजय बोला, मिठाई बना रही हो तो कुछ मीठा ही बोलो। ऐसा क्या हो गया कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ गई। और काम अगर ज़्यादा हो गया है तो एक काम वाली और लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार और ले लेगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके बाबूजी ने पैसों का पेड़ लगा रखा है। अरे, एक काम वाली और रखूँगी तो क्या खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपने खर्चे थोड़े कम कर देना और मुझे यह रोज रोज की परेशानी मत बताया करो। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से। अरे, अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता। मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज के प्रवचन सुनने का जिससे कोई फ़ायदा ना हो। इतना कहकर अजय अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। अजय के जाते ही अनुपमा के पास शर्मिला जी आई और बोली, बहू, जब से तुम हमारे घर में आई थी तो मैंने सोचा था तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा हमारे साथ उठता बैठता नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना आ जाएगी और वह हमारे संग अच्छे से बैठेगा उठेगा, और तुम तो उसे और हमारे खिलाफ कर रही हो। मैं अभी इधर से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी और अपने बेटे की बात सुनी। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी? कल तक यह घर और बेटा सब कुछ मेरा था। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम सौंप दिया। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने अरमानों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, तुमने मुझे ऐसा सिला दिया। आखिर कौन सी फरमाइश तुमसे करते हैं हम? अनुपमा बोली, मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मेरे आने से पहले लगता है आप कोई महारानी थी। जिम्मेदारियों के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया है मुझे? क्या मैं गलत कह रही हूँ? उनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय पकौड़े खाने की फरमाइश नहीं करते? पता है दूध और तेल का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा कि मैं तोड़ती जाऊँ और आप लोगों की फरमाइशें पूरी करती जाऊँ। मुंह टेढ़ा करती हुई मिठाई का डिब्बा लेकर अनुपमा अपने कमरे में चली गई। निराश होकर शर्मिला जी जब अपने कमरे में लौटी तो उनके पति गजेंद्र बाबू बोले, क्यों अपनी रोज रोज की बेइज्जती कराती हो? मान क्यों नहीं लेती हो? ये घर और बेटा पहले तुम्हारा था, अब किसी और का हो चुका है। कल तक तुम घर की मालकिन थी, पर आज सब छोड़ो। वह शब्द कहते हुए भी मेरी जीभ साथ नहीं दे रही है। हमारी औकात इस घर में अब है ही क्या, यह तुम जानती नहीं हो क्या? चुपचाप कमरे में बैठकर राम नाम लो, विनती करो उनसे कि हे प्रभु, अब हमें इस संसार से मुक्त करो। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे और सोच रहे थे, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और से क्या उम्मीद लगाना। अगले दिन अजय किसी काम से शहर के बाहर गया था। बच्चों ने बर्गर खाने की फरमाइश की तो अनुपमा ने अपने और बच्चों के लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राई मंगवा लिया, और सास ससुर के लिए उसने खिचड़ी बना कर दी। जब शर्मिला जी ने कहा, बहू, खिचड़ी तो शनिवार को खाई जाती है, आज तो बुधवार है और दिन में खिचड़ी? अनुपमा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी तेज हो रही है कि रसोई में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। आज खिचड़ी से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी, तो मुझे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाकर बच्चे खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे।
अनुपमा के पास कुछ काम नहीं था तो वह अपनी सहेली मीना से बात करने लगी और अपने घर की हालत उसे बताने लगी। मीना बोली, तुम्हें उनसे काम निकलना नहीं आता क्या? अरे जब घर में काम वाली है तो दूसरी काम वाली को इतने पैसे क्यों देती हो? तुम्हारी सासू माँ भारी काम नहीं कर सकती मगर बैठे बैठे बर्तन तो धो सकती है। काम वाली से दूसरे काम कराया करो, और बर्तन धोना, सब्जी काटना, कपड़े धोना, और मेरी मान तो गैस को भी नीचे रख दे। सुबह की रोटियां भी अपनी सास से बनवा लिया कर। यह सारे काम अपनी सास से करवाया कर। शाम को कुछ तीखा चटपटा बनाकर खुद भी खाया कर और थोड़ा सा उन दोनों को भी दे दिया कर। शाम से ही अनुपमा मीना के सुझाव पर विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहीं अगर वह ऐसा करे और सास ससुर ने विद्रोह कर दिया तो। तभी उसकी छोटी बहन राजकुमारी का फोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट चैन से नहीं रहने देती। सब खाकर उठ जाते हैं तब मुझे खाना खाने को कहती है। अगर फरमाइश पूरी ना करूं तो मेरी शिकायत मेरे इनसे करती है। और ये ठहरे श्रवण कुमार, तुम्हारा अच्छा है, जीजा जी तुम्हारी बात तो सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कम परेशान नहीं किया होगा। ना जाने ये सास बुरी क्यों होती हैं। बहन की तकलीफ सुनकर अनुपमा ने निर्णय कर लिया कि वह मीना का नुस्खा अपनाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद जब अजय आए तो अनुपमा बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह दफ्तर गया, अनुपमा ने कमर में बेल्ट बांधी और शर्मिला जी को चाय देने गई। शर्मिला जी ठहरी सीधी सादी ममता की मूरत। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? अनुपमा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैठने उठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से शांति काम वाली बोली है कि वह बर्तन और कपड़े नहीं धोएगी। उसके हाथ में दर्द है, वह दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए, मैं कब बर्तन धोऊंगी, कब कपड़े धोऊंगी, कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। गजेंद्र बाबू शंका भरी दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। शर्मिला जी बोली, ऐसा क्यों कह रही हो बहू? मैं तुम्हें बेटी से कम नहीं समझती हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वह अनुपमा के साथ चली गई। अनुपमा बोली, मम्मी जी आपसे बर्तन धुलवाने में अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करूँ, अगर मेरी कमर में दर्द नहीं होता तो आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दवाई खाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में आराम करने के लिए चली गई। काम वाली अनुपमा के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पे पाप लेती हो? जो आपको बहुरानी बनाकर घर में लाए, आप उनसे नौकरानी वाले काम करा रही हो। अनुपमा बोली, चुपचाप जितना तुझसे कहा गया है उतना कर। बर्तन धोना, कपड़े धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगी। तुम आज से झाड़ू पोछा किया करो, और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मेरी मालिश भी कर दिया कर। काम वाली हैरानी से अनुपमा की तरफ देखती रही और अपने काम करती रही। दोपहर के खाने में अनुपमा ने आज पनीर की सब्जी बनाई। सास ससुर को रोटी चावल के साथ पनीर की सब्जी दी। शर्मिला जी देखकर खुश हो गई और गजेंद्र बाबू से बोली, आज तो आपकी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। गजेंद्र बाबू कटोरी में हाथ घुमाया तो एक पनीर का टुकड़ा आया और बाकी के आलू के टुकड़े थे। शर्मिला जी देखकर बोली, यह भी तो देखिए, पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती। खा लीजिए। गजेंद्र बाबू बोले, तुम्हारे बर्तन धोने, कपड़े धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है कहीं ये? शर्मिला जी बोली, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हो? अपने घर के काम को कोई ऐसा कहता है? घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम करिए। अब तो ये रोज का हो गया था। अनुपमा कुछ न कुछ बहाना बनाकर छोटे मोटे काम शर्मिला जी से करवाती रहती। बेचारी शर्मिला जी पति को ढंग से खाना मिल सके, इस वजह से चुपचाप सब काम करती जाती। ऐसा नहीं था कि वे समझ नहीं रही थी। आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा, काम की थकान शर्मिला जी के चेहरे पर दिखने लगी।
एक रोज जब अनुपमा कमरे में सो रही थी और शर्मिला जी धूप में कपड़े सुखा रही थी, गजेंद्र बाबू बहू के कमरे पर दस्तक देना शुरू किए। अनुपमा हड़बड़ा गई और बोली, बाबूजी, कोई बहू के दरवाजे को इस तरह पीटता है क्या? कहीं तूफान आ गया था जो मेरी नींद से जगा दिया? वह बोले, बहू, इतनी तेज धूप में जो औरत कपड़े सुखा रही है वह तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे, औरत तो ममता की मूरत होती है। फिर तुमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी कैसी हालत हो रही है। अनुपमा बोली, बाबूजी, मैंने उनसे नहीं कहा था कि आप अभी की अभी कपड़े सुखा लें। अरे, शाम हो जाती तब कर लेती, आराम से सुखा लेती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप जाकर मदद क्यों नहीं कर देते? वैसे भी पूरे दिन पलंग पर ही पड़े रहते हो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। गजेंद्र बाबू ने शर्मिला जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रख उन्हें कमरे में ले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगी ना तो बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना ही बहू। 2 रोटी देगी, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शर्मिला जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर लुढ़क गई। रात हुई। बेटा खाना पीना खाकर मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो गजेंद्र बाबू उसके पास गए और सारी बात बताई। अजय बोला, माँ अपनी उम्र में भी तो काम करती थी और ऐसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम तो करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अनुपमा आप लोगों को खाना पीना नहीं देती है। अरे, अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? गजेंद्र बाबू निराश होकर अपने कमरे में चले गए। गजेंद्र बाबू हर तरफ से हार चुके थे। कैसे अपनी पत्नी की परेशानियों को कम करें? तभी उनकी बेटी सविता का फोन आया। गजेंद्र बाबू ने इतने दिनों की इति बताई और बोला, बेटी, जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटे बहू उसे खरी खोटी सुनाते हैं। मेरा सीना छलनी हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहा सकता और अपनी पत्नी की यह दशा देखी हुई नहीं जाती। सविता ने उन्हें आश्वासन दिया और बोली, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। बच्चों के स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होगी तो मैं आ जाऊंगी। आकर माँ से बात करूंगी। तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर सविता ने फ़ोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन शर्मिला जी का स्वास्थ्य गिर रहा था। सविता छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस गजेंद्र बाबू को थी। जैसे ही सविता घर में आई, उसने देखा माँ बाथरूम में बैठकर कपड़े धो रही थी। माँ, यह क्या कर रही हो? क्या कामवाली ने घर का काम करना छोड़ दिया है? और भाभी कहाँ है? अनुपमा ने जब ननंद की आवाज़ सुनी तो हड़बड़ा कर उठी और आंगन में दिखी तो नंद सास का हाथ धुला रही थी और बोल रही थी, माँ, भैया की शादी करके क्या आप अपने लिए मालकिन लाई थी या घर की बहू लाई थी जो आज यह दिन देख रही हो? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। अनुपमा मुस्कुरा कर बोली, सविता जी, आप कब आई? आने से पहले खबर भी नहीं दी। सविता बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या ज़रूरत है? और खबर देकर आई तो सच्चाई कैसे दिखती? औरत तो ममता की मूरत होती है। आप मेरी माँ से यह सब काम करवा रही हो। और काम वाली शांति, तुम क्या कर रही थी? शांति डर कर बोली, मैं तो भाभी जी की कमर की मालिश कर रही थी। सविता बोली, यह जिसका घर है वह कपड़े धो रही है और बहू मालिश करवा रही है? क्या जमाना आ गया है। अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे यह सब करवाएगी तो कैसा लगेगा? अनुपमा बोली, घर जाते ही आते ही आपने कलह शुरू कर दिया। हाँ, आप तो बोलोगी ही। आपकी माँ जो है, कोई बहू की तकलीफ कहाँ देखता है।
सबिता बोली, भाभी मैं ये नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी और की सास अगर बुरी हो तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? इतना कहकर सबिता शर्मिला जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड़ करते हुए शर्मिला जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी, और ये क्या अकेली ही आ गई? दामाद जी और बच्चों को क्यों नहीं लाई? सबिता बोली, माँ अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वह तुम्हारी ये हालत देखकर क्या सोचते? माना बहू की माँ बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी एक बात बताओ, इन सब के दोषी भैया भाभी के साथ आप और माँ खुद हैं। इधर अनुपमा ने फटाफट अजय को फ़ोन किया। अजय भी दफ्तर से जल्दी लौटकर घर आ गया। अनुपमा सबके लिए चाय लेकर आई तो अजय बोला, मैंने सुना घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। सबिता बोली, अच्छा, और आपके दफ्तर तक खबर पहुंच गई? फिर तो माँ जी को जो हालत है वह भी आपको पता ही होगी। फिर भी आप माँ की परेशानियों से अनजान हैं। अजय बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सबिता ने पूरी बात बताई। अजय बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो क्या तुम्हें तकलीफ़ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद, और बहू की मदद करे तो गुलामी। सबिता बोली, मुझे शर्म आ रही है कि आप अपनी माँ की तकलीफ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पत्नी कैसे समझेगी? बाबूजी, आप ये भूल गए कि यह घर परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया था, फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे सहन कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जब तक वे ना चाहें अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं देने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी उठानी होगी, पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही है बल्कि बुजुर्गों को दी जा रही है। अजय बोला, सबिता तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो, अपने घर की बात अपने घर में रखो। सबिता बोली, नहीं, यह घर भी मेरा है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। अनुपमा बोली, अब आई असली बात जुबान पर, यह कहिए कि आपको घर और संपत्ति में हिस्सा चाहिए। सबिता बोली, मुझे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे मायके की संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर माता पिता के साथ ऐसा वैसा व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति लेने नहीं दूंगी। बेटी की बातों को सुनकर गजेंद्र बाबू को साहस आया। उन्होंने कहा, सबिता सही कह रही है। सबिता, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। सबिता हैरान होकर गजेंद्र बाबू की ओर देखने लगी। अनुपमा बोली, बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गजेंद्र बाबू बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्यों दूं तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और किसी दूसरे घर की रानी बनो। अजय चुपचाप था। शर्मिला जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? अजय बोला, मैं सास बहू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आज तक मैं कभी भी कोई दखल नहीं देता था। सबिता बोली, भैया अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर यह हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। सबिता अपने पिता से बोली, बाबूजी, मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2-3 दिन बाद गजेंद्र बाबू ने सबको इकट्ठा बुलाया। अजय की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। गजेंद्र बाबू एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया और बोला,
यहीं पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वह मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए एक घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं सबिता के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूँगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। शर्मिला जी बोली, बेटा तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस झुकती ही आई हूँ और तुम लोगों ने उसे मेरी कमज़ोरी समझ लिया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। तभी शांति काम वाली बोली, माँ जी मैं भी भाभी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदार बन रही हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पगार दोगे मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिरी आपकी ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। शांति का सहारा लेते हुए शर्मिला जी अपने कमरे में चली गईं। इंसान चाहे जितनी चाल चल ले, पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में अजय और अनुपमा को शिफ्ट होना पड़ा। अब अनुपमा को पैसे की बचत के लिए अपने घर के काम खुद से करने पड़े। गजेंद्र बाबू ने शांति के पति को भी अपने घर के काम पर लगा लिया। अब वह बाहर के सारे काम देखता। ऊपर वाले घर में किराया लगा दिया। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है। फिर किसी एक गलती से उन रिश्तों के तार तार हो जाते हैं। किसी घर में अगर कोई कमी है तो उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि गलती को अपने घर में जगह देनी चाहिए। अच्छे खासे खेलते परिवार को बहू की गलत सोच ने तार तार करके रख दिया। जो मज़ा संयुक्त परिवार में रहने का है, वह मज़ा अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे परिवार में रहना अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।